नमस्कार प्यारे साथियों। हमारी जो क्लास हमने समाप्त की थी भारत में जो इतिहास रहा ईसवी सन के प्रयोग का, और कैसे हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के घोड़े पे चढ़कर अंग्रेजों ने भारत में न केवल भारत की जो पूर्व परंपराओं की लिपियां थीं, भाषा थी, यहाँ तक कि जो काल की गणना करने का आधार था संवत, उनको भी चेंज कर दिया। अब इस कड़ी में जो हमारी कड़ी चल रही है कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की संकल्पना, उसका जो एक अगला चरण है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम तीन महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे जिनका की संबंध काल की गणना से ही है। काल की गणना या दूसरे शब्दों में कहें समय की गणना। ये तीन शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं कौन कौन से तीन शब्द हैं। एक आता है संवत, एक आता है कैलेंडर, और एक आता है पंचांग। आप इसमें अंतर बता सकते हैं? संवत क्या होता है, कैलेंडर क्या होता है, पंचांग क्या होता है? ये देखने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन तीनों बहुत भिन्न हैं, है ना। अब इसको समझते हैं कि ये क्यों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी को इन तीनों ही चीजों से वास्ता पड़ता है, और कई बार हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या चीज, ये संवत क्या है, पंचांग क्या है, तिथि क्या है, वार क्या है, तो समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले तो हम संवत को देखते हैं कि संवत क्या है। देखिए, यदि संवत की बात करें तो संवत कालक्रम को मापने का एक माध्यम है। किसको मापने का? कालक्रम को। अभी हम स्पष्ट करेंगे क्या है इसकी यदि परिभाषा देखी जाए तो कालक्रम को मापने का एक माध्यम है। क्या है? माध्यम। पहली बात। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जिसको भी समझाऊंगा। इसका आरंभ समय के एक विशेष बिंदु से होता है। तीसरी बात, यह कभी समाप्त नहीं होता। एक बार यदि शुरू हो जाए संवत तो फिर कभी समाप्त नहीं होता। क्या? शुरू होने के बाद यह कभी समाप्त नहीं होता। ये अस्तित्व में कैसे आता है इस पे भी चर्चा करेंगे। उत्पत्ति कैसे होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देख लें कि कालक्रम को मापने का माध्यम है। एक शब्द आ रहा है कालक्रम। आप बहुत बार हिस्ट्री में शब्द को सुनेंगे कालक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोनोलॉजी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना नेट जीआरएफ का अपनी जो 10th यूनिट है उसमें बहुत बार शब्द आता है क्रोनोलॉजी। और जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ेंगे इतिहास दर्शन और हिस्टोग्राफी, वहां भी इसका खूब इस्तेमाल होगा क्रोनोलॉजी का, या जिसको हिंदी में कहते हैं कालक्रम। क्रोनोलॉजी से मतलब है इतिहास की घटनाओं को एक क्रम में व्यवस्थित करना। जो घटना पहले हुई है उसको पहले दर्शाना, जो घटना बाद में हुई है उसको बाद में दर्शाना। अर्थात जो घटना घट रही है उसको घटने के क्रम में निर्धारित करना। ऐसा नहीं है कि ये अगर आपसे पहले इस धरती पर आई तो इनको बाद में आपके दिखाया जाए, कालक्रम गड़बड़ा जाए। और यदि कालक्रम गड़बड़ा गया तो इतिहास फिर शून्य है। क्या हम ये कह सकते हैं कि अशोक का जन्म महावीर स्वामी से पहले हुआ? नहीं कह सकते ना। अशोक इतिहास में कब आता है? महावीर स्वामी के बाद आता है।
क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि बाबर इतिहास में महाराणा प्रताप से पहले आ गया था? नहीं कह सकते। आपके क्वेश्चन भी आते हैं। मैं कल ही दे रहा था स्कूल लेक्चरर में, 8 क्वेश्चन 140 में काल क्रमानुसार आते हैं क्रोनोलॉजी के। ये इंपॉर्टेंट बहुत होती है क्रोनोलॉजी, चाहे आप नेट जेआरएफ का पेपर दे लो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दे दो, क्योंकि ये क्या है, इतिहास का क्रक्स है कालक्रम, क्रोनोलॉजी। क्वेश्चन आता है काल क्रमानुसार घटना को व्यवस्थित कीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, उनका क्रम अलग अलग करके बताएगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि यही तो इतिहास है। यदि आप काल क्रम ही नहीं सेट कर पा रहे, जैसे महाराणा प्रताप या अकबर की विजयों 4 विजय दे देगा, चित्तौड़ विजय, गोंडवाना विजय, है ना, आसिरगढ़ किले की विजय और सिंध की विजय, और कहेगा इनके क्रम को सजाओ। क्या कह रहा है? काल क्रम कह रहा है। काल क्रम मतलब जो पहले आया वो पहले आएगा, जो घटना बाद में घटी है वो बाद में आएगी। समझ रहे हो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है काल क्रम को समझना? और काल क्रम को मापने का माध्यम क्या है? संवत। हम संवत में ही तो कालक्रम को आंकते हैं। हम क्या कहते हैं? और सिंध विजय कब करी? 1590 के आसपास। तो कालक्रम को जब हम मापने की बात कर रहे हैं तो संवत का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। संवत यदि नहीं है तो कालक्रम फेल हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, और क्वेश्चन की बात नहीं है, संवत ही निर्धारित करता है कालक्रम को। और संवत जो कालक्रम की गणना ये करता है वो किस में करता है? वर्ष में। किस में करता है? वर्ष में। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण माध्यम है संवत का, वो कहते हैं कि इसका आरंभ समय के एक विशेष बिंदु से होता है। संवत इतिहास में हमेशा मौजूद नहीं रहते, लेकिन यदि एक बार चालू हो जाए तो फिर चलते रहते हैं। जैसे विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व में। कब आरंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व में। क्या मैं कह रहा हूं कि इसका आरंभ समय के एक विशेष बिंदु से होता है संवत का। अब ये संवत चल गया ना, तो अब आदि काल तक चलता ही रहेगा, अब ये खत्म नहीं होने वाला, चल गया। संवत क्या करता है? वर्ष में काल क्रम को निर्धारित करता है, गणना करता है वर्ष की, समय की गणना, कितने वर्ष बीत गए घटना को, तो ये संवत से पता चलता है। अब संवत की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास में या तो कोई महाराजा का सिंहासन रोहण हो, या उसने कोई महत्वपूर्ण विजय हासिल की हो, या कोई महापुरुष का जन्म हो, तब इतिहास में संवत चलने लग जाते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण अभी मैंने बताया उत्पत्ति कैसे? ईसवी सन की, एडी। कैसे जन्मा ये संवत? ईसा मसीह के जन्म से माना गया। विक्रम संवत कैसे आया? जब विक्रमादित्य ने किसको पराजित किया? शकों को। गुप्त संवत कैसे सामने आया? जब चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। अर्थात संवत कब अस्तित्व में आते हैं? जब कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, जब इतिहास में कोई महत्वपूर्ण विजय होती है, कोई शासक नया बनता है, किसी राजवंश की नींव पड़ती है, या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जन्म लेता है जैसे कि ईसा मसीह, तब इतिहास में संवत सामने आ जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इतिहास में एक ही काल में अनेक संवत चलते रहते हैं। ऐसे ऐसे मैं आपको संवत बताऊंगा जहां 2-2, 3-3, एक ही अभिलेख 2-2, 3-3 संवतों में लिखा रहता है। विक्रम संवत में भी, शक संवत में भी। क्यों? अलग अलग काल गणना हो रही है। समझ गए आप? संवत समझ गए? संवत से क्या मतलब है? संवत क्या है? कालक्रम को मापने का एक माध्यम है। और कालक्रम को किसके माध्यम से मापता है? वर्ष के माध्यम से। अब दूसरी चीज आती है कैलेंडर। ये चीज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर हम इसको नहीं समझे तो हमको कोई भी पूछ लेगा, अरे यार हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको यही नहीं पता, तो क्या पढ़ोगे हिस्ट्री?
तो इसलिए जो बेस है उसको सबसे पहले अपने को मजबूत करना है, ताकि आगे फिर इतिहास में समझने में दिक्कत नहीं आए। और मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे ये जो बेस है यहां से बन भी जाते हैं। अभी बताऊंगा 2 क्वेश्चन आपको। अब दूसरी बात आ गई है कैलेंडर की। कैलेंडर क्या करता है? कैलेंडर का काम है ये निर्धारित करना, पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट, ये वर्ष को दिनों में बांटता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वर्ष को महीनों में बांटता है, महीनों को दिनों में बांटता है। अर्थात कैलेंडर यह निर्धारित करता है कि एक वर्ष में कितने दिन होंगे और एक वर्ष में कितने महीने होंगे और एक महीने में कितने दिन होंगे। संवत अलग है, संवत वर्ष को निर्धारित कर रहा है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। कैलेंडर उसके अंदर की चीज है कि वर्ष तो है लेकिन वर्ष में कितने दिन होंगे। आपको कहेगा यार आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, एक वर्ष में तो 365 दिन ही होते हैं। गलत, इसमें यहीं पे 2 लॉजिक आ जाते हैं। अब जो कैलेंडर होते हैं वो 2 आधार पर निर्मित होते हैं। एक होता है सौर कैलेंडर जिसे कहते हैं सूर्य आधारित, और दूसरा होता है चंद्र आधारित। समझ गए? अब आ रही है ना बात समझ में? सौर कैलेंडर कौन सा होता है? सौर कैलेंडर वो होता है जिसमें पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है और उसको 1 वर्ष मान लिया जाता है। और इसकी सही गणना क्या है? 365, 24, 12, 19, ये इसकी बिल्कुल एक्यूरेट है। चंद्र जो कैलेंडर होता है, जो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है उसके आधार पर बनता है, और ये कितने दिन में लगा लेता है? 29.5 दिन में। दोनों में फर्क आ गया। इसका जो साल होता है वो बैठता है 365 दिन का, और इसका साल बैठता है 354 दिन का। फर्क आ गया ना, 11 दिन का। और ये कितना बड़े अंतर होते हैं अभी हिस्ट्री में, बड़े बड़े कांड हो गए इनके दिनों के पीछे। तो अब समझ में आ गई कैलेंडर और वर्ष कैसा है। संवत का इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो दिनों का निर्धारित करता है कि एक साल में कितने दिन होंगे, पहले तो साल में दिनों का निर्धारण हो गया। वो कैसे हुआ? यदि कैलेंडर सूर्य पे आधारित है तो 365.2419, यदि कैलेंडर चंद्र पे आधारित है तो 29.5 दिन। जब ये साल के दिन निर्धारित हो गए तो फिर ये निर्धारित होता है कि कितने महीने होंगे, फिर 12 महीने में बांटा जाता है। फिर महीनों में कितने दिन होंगे, फरवरी में कितने दिन होंगे, जनवरी में कितने दिन होंगे, अक्टूबर में, वो निर्धारित कौन करता है? यही कैलेंडर। बात समझ में आ गई? अब तीसरी चीज आती है पंचांग, जो हम बहुत यूज करते हैं। पंचांग कैलेंडर से एक वृहत आकार की चीज है। पंचांग कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? पंचांग से मतलब पंच अंग, पंचांग, पंचंग। पंचांग में 5 चीजें होती हैं: वार, दिवस, नक्षत्र, योग और कारण। अब देखिए, मैं आपसे सब परिचित हैं नक्षत्र पंचांग से। कैलेंडर का काम सिर्फ ये है कि महीने में कितने दिन होंगे, साल में कितने दिन होंगे। लेकिन जो पंचांग है ना, वो केवल दिवस और वार ही नहीं बताता, सोमवार मंगलवार यही नहीं बताता। ये और क्या बताता है? ये बताता है ग्रहों की स्थिति। और यहां से बात निकलती है शुभ और अशुभ की। शुभ, अशुभ और खगोलीय गणना। और ये कितना महत्वपूर्ण है अभी आप समझोगे कि कैसे इसने पूरी दुनिया की ही काया पलट दी। आप के घर में जब भी कोई चीज होती है, आप किसके पास जाते हो? ऐसे पंडित के पास जो ज्योतिष को जानते हो। वो क्या कहते हो?
भाई हमारे घर में विवाह हो रहा है, शुभ मुहूर्त निकाल दो। हमारे घर में बेटा हुआ है, शुभ मुहूर्त निकाल दो। शुभ का मतलब है कि अशुभ भी कुछ होता है। तो ये क्या है, पंचांग जो होता है वो ग्रहों की आधार पर समय का निर्धारण करता है कि कौन सा शुभ है, कौन सा शुभ है, तारों की स्थिति क्या रहेगी, राहु केतु जो है कहां रहेंगे, उसके आधार पर पंचांग काम करता है। आपने देख लिया कि संवत किसका निर्धारण कर रहा है, वर्ष का। कैलेंडर किसका निर्धारण कर रहा है, वर्ष में कितने दिन होंगे और दिनों का विभाजन महीनों में कैसे होगा। पंचांग क्या निर्धारण कर रहा है, दिवस और वार तो कर रहा है, शुभ और अशुभ को भी निर्धारित कर रहा है। और हमारे त्योहार कैसे मने जाए, मनेंगे, दिवाली कब मनेगी, होली कब आएगी, वो भी कैसे निर्णय है, पंचांग पे आधारित होता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब अरबों ने भारत पे आक्रमण कर दिया तो जिस पहली पुस्तक को वो बगदाद लेके गए थे, बगदाद जो खलीफा का जहां केंद्र था, अब्बासी खलीफा रहते थे, वो पहली पुस्तक क्या थी, ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक थी। और पुस्तक का नाम पता है या किस की पुस्तक थी, ब्रह्मगुप्त की, जो गुप्त काल के बहुत बड़े ज्योतिषी थे, जिनकी पुस्तक का नाम था ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया अलग अलग परीक्षाओं में। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक थी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। यह पहली पुस्तक थी जिसका अनुवाद अरबी भाषा में हुआ है। समय था 771 ईस्वी अर्थात 8वीं सदी। स्थान था बगदाद। खलीफा अब्बासी खलीफाओं का राज। वो कोई पुस्तक नहीं ले, वो क्या यार ये लेके आओ, क्यों, हम किस मुहूर्त में विजय अभियान करें, हम किस मुहूर्त में शत्रु को आक्रमण कर दें, राज्य सिंहासन किस मुहूर्त में किया जाए, सब अशुभ और अशुभ। और देखो आश्चर्य की बात है कि इस्लाम में ये सब चीजें ढकोसला मानी गई हैं। अंधविश्वास था इस्लाम के लिए ज्योतिष, वो विश्वास ही नहीं करते थे ज्योतिष, लेकिन जो उनके खलीफा हैं उनका ज्योतिष पे अटूट विश्वास था। और ये पहली पुस्तक बन गई। दूसरी पुस्तक थी खंडन खाद्य। ये भी क्वेश्चन पुस्तक पूछी गई है, खंडन खाद्य। ये दोनों ब्रह्मगुप्त की पुस्तकें थी। इस पुस्तक ने कितना असर किया यूरोप में कि इस पुस्तक के अंतर्गत पहली बार शून्य और दशमलव का प्रयोग था, जिससे ये परिचित हुए अरब में। उससे पहले ना तो शून्य को जानते थे ना दशमलव को जानते थे, क्योंकि जो ये ग्रंथ था ये गणितीय संरचनाओं पे लिखा गया था। और यहां से ये शून्य कहां पहुंचता है, अरबों के माध्यम से यूरोप में। जब कल पुस्तक का नाम ले रहा था ना, कौन सी पुस्तक, गोल्डन रोड, किसकी थी, विलियम डैलरिम्पल की। वो क्या कहते हैं कि ये जो शून्य भारत से गया, अरबों से होते हुए कहां, यूरोप पहुंच गया, और वहां पर इसने पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया। क्योंकि यदि शून्य और दशमलव नहीं होता तो वैज्ञानिक प्रगति कहां से होती, न्यूटन कहां से 3 लॉ खोज लेता, कुछ नहीं होता। ये तो भारत से शून्य और दशमलव ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के माध्यम से बगदाद पहुंचा, और बगदाद से फिर ये यूरोप पहुंच गया। देखिए कहां से खगोल शास्त्र है, पंचांग है, इतिहास को कैसे जोड़ दे रहा है ये। और मैंने जैसे बताया ना कि आदमी की हमेशा फितरत होती है कि हर काम शुभ करे। हमें इतना ये विश्वास बैठ गया है। और मुस्लिम जब देश में आए, इस्लाम में ये सब चीजों को अंधविश्वास माना गया है कि कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, ये तो हिंदुओं की विधि थी सारी कि बेकार। लेकिन हम जब आप बाबरनामा देखो, क्वेश्चन कैसे, बाबरनामा आप पढ़ोगे तो बाबर क्या कहता है कि जब वो 1527 में किसके खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, बता सकते हो 1527 में? बिल्कुल सही है, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ रहा था। किसके खिलाफ लड़ रहा था? सांगा के खिलाफ। एक बहुत बड़ा कांड हो गया। जब वो युद्ध लड़ने जा रहा था तो एक ज्योतिषी आया काबुल से, जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ। ये क्वेश्चन पूछा गया है
मोहम्मद शरीफ। ये चीज बताती है कि भले ही इस्लाम में इन चीजों की मनाही थी मगर इनका भरपूर इस्तेमाल हो रहा था। मोहम्मद शरीफ क्या घोषणा करता है, अरे बाबर अभी तू मटन लड़ने मत जा खानवा के युद्ध में सांगा से, तेरे जो सितारे हैं वो सही नहीं है और तेरे सितारों की जो दशा है बड़ी खराब है, अगर तू लड़ने गया तो तू 100% हारेगा। बाबर पे तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो बाबर के मुस्लिम सैनिक थे उनका उत्साह बिल्कुल ठंडा हो गया, कोई हम तो हार जाएंगे। मोहम्मद शरीफ जो बहुत बड़ा ज्योतिषी है वो कह रहा है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि मुसलमान किस पे विश्वास करते थे, ज्योतिष पे। हम जब इतिहास की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो ऐसे सीधा नहीं लिखा आएगा कि मुसलमान ज्योतिष पे विश्वास करते थे। ये वर्णन जब आते हैं तो इनसे पता चलता है कि मुसलमानों में भी ज्योतिषी होने लग गए, जो पहले हिंदू ही ज्योतिषी होते थे। तो हमारा माइंड ब्रॉड हो रहा है ना कि अक्सर हम क्या सोचते हैं कि ज्योतिष शास्त्र किससे रिलेटेड है, हिंदुओं से। लेकिन ये हिंदुओं से कला धीरे धीरे जब समन्वित संस्कृति का विकास हुआ और दुनिया में चीजें फैलने लगी, तभी तो विलियम डैलरिम्पल कहते हैं कि भारत की कला, विचार और धर्म ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। तो ऐसे प्रभावित कर रहा है कि जिस इस्लाम में इन चीजों को ढकोसला माना गया, उसके बादशाह इस चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। फिर क्या किया था पता है उसने, सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए, कि उसने सारे शराब के बर्तन तोड़ डाले और यह कहा कि मैं तमगा नामक जो कर है वो भी नहीं लूंगा तुमसे। याद आ रही है कुछ बात? अरे भाई अब तो तुम्हारा उत्साह हो जाना चाहिए। बोले सा अब तो हो गया, अब शराब भी छोड़ दी हमने, तमगा भी छोड़ दिया और जिहाद का नारा दिया कि धर्म युद्ध है। क्यों क्यों करना पड़ा? उसके सैनिकों का उत्साह गिर गया। इसका मतलब उसके जो मुसलमान सैनिक थे उसमें ज्योतिष का प्रभाव था ना, तभी तो मान रहे थे इस बात को सही। और आप आश्चर्य करोगे कि जितने भी मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे, उनकी जो गद्दा नशीनी होती थी वो शुभ मुहूर्त के हिसाब से होती थी। आप आगे देखेंगे कि जब हम मुगलों का इतिहास पढ़ेंगे तो एक इसका बेटा है हुमायूं, जो ज्योतिषियों के अनुसार 7 दिन 7 रंग के अलग कपड़े पहनता था ज्योतिष के हिसाब से। आज अगर सफेद है तो कल नीला पहनूंगा, परसों। इतना ही नहीं किया, उसने अपने जितने दरबारी थे उनको भी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर 3 अलग अलग वर्गों में बांट दिया। अर्थात ज्योतिष जो हिंदू धर्म की आधार, जिसको भारतीय संस्कृति ने पाला पोसा, वो मुस्लिमों में भी उतनी ही ज्यादा घर कर गई ज्योतिष। ये क्वेश्चन आ चुका है मोहम्मद शरीफ का। हमको ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट से चीजें कैसे हमारी परीक्षा में उतर जाती हैं हमको पता भी नहीं चलता। तो अब हमने देख लिया संवत, कैलेंडर और पंचांग, 3 चीजें सामने आ गई। अब एक संवत तो हमने देख लिया, एडी और बीसी की बात हमने कर ली थी। यहीं पर एक चीज आती है ग्रिगोरी कैलेंडर, जिसको वर्तमान में भारत सरकार स्वीकार करती है। आप और हमारी जितनी भी पढ़ाई है, जितने भी आदेश हैं, वो सब ग्रिगोरी कैलेंडर में निकलते हैं। ये ग्रिगोरी कैलेंडर क्या है ना चीज? बताइए क्या है ग्रिगोरी कैलेंडर, जिसको भारत सरकार अपनाती है और ये यूरोप का कैलेंडर है। ग्रिगोरी कैलेंडर को और देख लेते हैं, क्योंकि कैलेंडर की बात चल रही है अभी, है ना। और देखते हैं कि कैसे ग्रिगोरी कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा है अभी स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में, जो अभी जस्ट होके चुकी है। इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे ना, तो आप, समय तो लगता है चीजों को समझने में, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए ग्रिगोरी कैलेंडर की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसने इतना उलटफेर किया है इतिहास में, और इतिहास में इतना उलटफेर किया है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत सरकार भी उसको अपनाती है। ये दुनिया का कैलेंडर है। आज पूरी दुनिया वर्ष को मापने के लिए ईसवी सन पे और समय के विभाजन को मापने के लिए कि महीने कितने दिन होंगे साल में, साल के फरवरी में कितने दिन होंगे, जब ये ग्रिगोरी कैलेंडर से ही चलता है दुनिया सारी। कैलेंडर ग्रिगोरी, संवत ईसवी, ये 2 चीजें पूरे विश्व में आज मान्य हैं। लेकिन ग्रिगोरी कैलेंडर से क्वेश्चन कैसे पूछे गए
और ग्रीगोरी कैलेंडर हमें जानना क्यों महत्वपूर्ण है, ये जैसे कि मैंने बताया कि पूरी दुनिया में चलता है और भारत सरकार भी अपनाती है, और इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं इतिहास में। जैसे मैं कल बता रहा था ना कि इतिहास क्या है, क्या परिभाषा दी थी इतिहास की। इतिहास किसका अध्ययन करता है? महत्वपूर्ण वास्तविक घटनाओं का आलोचनात्मक वर्णन है। यदि ये ग्रीगोरी कैलेंडर महत्वपूर्ण नहीं होता तो हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन ये बहुत महत्व है। कैसे महत्व, अब इसको देख लेते हैं। बात आ रही है ग्रेगोरी कैलेंडर की, जो आज पूरी दुनिया में प्रचलित है। जैसे मैंने कहा ना कि हर चीज जो आई है इतिहास में, हर जो चीज नई आई है उसके पीछे आवश्यकता रही है, मजबूरियां रही हैं, और क्या रहा है, परेशानियां रही हैं। ग्रीगोरी कैलेंडर आता है इतिहास में 1582 में, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है वो 1600 वर्ष पहले बनने लग गई थी। 1600 वर्ष पुरानी एक समस्या थी जिसने इस कैलेंडर को जन्म दिया, और उसके बाद दुनिया की इतिहास ही बदल गया। कैसे, वो देखते हैं। जब हम रोमन साम्राज्य को पढ़ते हैं तो एक शासक था जूलियन सीजर, जिसके सिक्के भारत में भी मिलते हैं। जब हम सिक्कों का इतिहास पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के संदर्भ में, हम देखेंगे जूलियन सीजर के सिक्के भारत में भी प्राप्त हुए। तो वहीं से जूलियन सीजर जो था, उसके समय में भी एक परेशानी आने लगी थी। उससे पहले एक पुराना कैलेंडर चलता था यूनान में, जो केवल 10 महीने का था। उसमें केवल 10 ही महीने थे। अब आप कहोगे सर 10 महीने हो जाए, 12 महीने हो, क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि महीनों से हम ऋतुओं को पहचानते हैं। पहचानते हैं, नहीं पहचानते? जैसे मैं आपसे कहूं मई और जून के महीने में भारत में क्या होता है, आप क्या कहेंगे? बर्फ पड़ती है। क्या कहेंगे? गर्मी पड़ती है। महीने किससे रिलेटेड होते हैं? ऋतुओं से। और ये कब संभव है? जब बिल्कुल महीने जो हैं वो साल के बिल्कुल समकक्ष बैठे। साल में दिन कितने होते हैं? 365 दिन। लेकिन आपने 10 महीने का ही साल बना दिया। तो जो मई और जून अब गर्मी के दिन हैं, यदि 3 साल बीत जाएं, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, 2 महीने खाली रह जा रहे हैं, खाली रह रहे हैं ना 2 महीने। तो मई और जून जिसमें आज गर्मी पड़ रही है, 3 साल बाद उसी मई और जून में ठंड पड़ने लग जाएगी और सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। कैसे? तो राजकोष का हिसाब रखा जाए, कैसे इतिहास के दस्तावेज रखे जाएं? क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि मई जून में आज गर्मी पड़ रही है, लेकिन आपने महीना ही 10 साल का 10 महीने तय कर दिए कि साल में तो 10 महीने ही होते हैं। दिनों की संख्या रह गई 12, अगर 10 का गुणा 30 से करें 300 दिन, 60 दिन कहाँ जाएंगे? तो गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ इसके समय में हुई। पुराने जूलियन कैलेंडर, एक पुराना कैलेंडर था, तो इसने कहा नहीं, अब ये कैलेंडर खत्म करो, कि ये परेशानी हो जाती है। हर 3 साल में मौसम और जो महीने का समन्वय वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। इसने कहा कि भाई अब ऐसा करो, नया कैलेंडर तैयार करो, और नए कैलेंडर को तैयार करते समय आप ग्रहों की सही गणना करो और बिल्कुल एक्यूरेट तिथि निकालो कि पृथ्वी सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगा लेती है। तो इसके बहुत सारे वो जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो बैठे, जो भूगोलवेत्ता हैं, और उन्होंने कहा कि साहब पृथ्वी जो है वो सूरज का चक्कर 365.25 दिन में लगा देती है। बोला ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। जूलियस सीजर सम्राट ने, हाँ साहब बिल्कुल सही है, उसके जो वैज्ञानिक थे बिल्कुल सही है था। इसने कहा ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया, 365.25 दिन है। अब हमारे वार और हमारा वर्ष बिल्कुल मैच कर गया, और हमेशा मई और जून गर्मियों में ही पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहां इससे गलती हो गई बहुत बड़ी। इसके जो एस्ट्रोफिजिक्स जो काम कर रहे थे वो समय की गणना में चूक गए। जो एक्यूरेट
धरती जो है वो चक्कर लगा रही थी सूरज का, वो लगा रही थी 365, 24, 12, 19, ये अंतर था। इतने कम टाइम, ये ज्यादा फैला दिया उसने समय। फलाने का परिणाम क्या हुआ कि एक साल में 11 मिनट का अंतर आ गया, सिर्फ 11 मिनट का एक साल में। जूलियस सीजर ने गलती करी 11 मिनट की। इसके बारे में एक शायर ने बहुत क्या सही बात लिखी है कि हमने वो मंजर देखा है जब लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। सदियों की सजा 16वीं शताब्दी में मिलेगी, देखो कैसे मिलेगी। कैसे? एक साल में सिर्फ 11 मिनट ये पीछे हो गया कैलेंडर वर्ष से। अगले 1600 वर्ष में ये अंतर बढ़कर हो गया 10 दिन का। 10 दिन पीछे चला गया, पीछे चल रहा था ये। 128 साल में एक दिन का फर्क आता है। देखिए छोटी सी गलती हो गई जूलियस सीजर से समय को मापने में। 16वीं शताब्दी तक आते आते 10 दिन पीछे चलने लग गया जूलियन सीजर का सीजर कैलेंडर, जो उसने 46 बीसी में इस्टेब्लिश किया था। छोटी सी खता की थी इसने, पल की खता, और सदियों ने उसका भुगता परिणाम। अब भुगते को देख कैसे। इस वक्त दिक्कत क्या हुई कि ईस्टर का जो त्योहार, फिर ईस्टर का त्योहार, उसको मनाने में समस्या होने लग गई, क्योंकि ईस्टर का त्योहार ऋतुओं के हिसाब से मनाया जाता था, वसंत विषुव के हिसाब से। लेकिन अब ईस्टर की तिथि गड़बड़ा गई, क्योंकि इस कैलेंडर के आधार से जो पोप था वो तिथि घोषित करता था ईस्टर की, इस तिथि को मनेगा। लेकिन जब 10 दिन का अंतर आ गया तो गड़बड़ होने लग गई कि यार ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि जूलियन सीजर 1600 साल पहले जिस कैलेंडर को बना गया उसका परिणाम 16वीं शताब्दी में आ जाएगा। कि यार ये तो समस्या हो गई। अब जिस पोप ने एक नया कैलेंडर बनाया, क्योंकि जब तक पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है उसकी गणना सामने आ चुकी थी। उसने कहा नहीं, अब इस कैलेंडर को छोड़ देते हैं, जूलियन कैलेंडर को, जो कि जूलियस सीजर ने चलाया था 46 बीसी में। अब हम एक नया कैलेंडर बनाएंगे। अब नया कैलेंडर का जो आदेश दिया था जिस पोप ने, उसका नाम था पोप ग्रेगरी अष्टम। यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ग्रिगोरी कैलेंडर के जन्मदाता कौन थे? पोप ग्रेगरी अष्टम। ये नाम हमेशा याद रखो। वर्ष था 1582। लेकिन जो इसके साथ इतिहास में घटित होता है वो आज तक कभी नहीं हुआ। कैसे? अब क्या हुआ कि इसने ये तो कह दिया कि भाई ठीक है, हम एक नया कैलेंडर हमने ले लिया और अब हम जो है जूलियन कैलेंडर के स्थान पर मेरे नाम से नया कैलेंडर चलेगा, जिसका नाम क्या होगा? ग्रेगोरी कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर, अब देखो इतिहास में कितनी रोचक घटना हो रही है। यह है जूलियन कैलेंडर। डेट है 4 अक्टूबर 1582। इसके समानांतर आ गया ग्रेगरी कैलेंडर। यह वास्तविक समय से 10 दिन पीछे चल रहा था। अब क्या करना पड़ा पोप को? पोप ने कहा कि यार ये तो वास्तविक समय से 10 दिन पीछे हो गया, अब हमें 10 दिन आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तब ये सही कालक्रम बैठेगा वर्ष के साथ। इसने क्या किया? 4 अक्टूबर में 10 दिन जोड़ के नया संवत चालू कर दिया और तिथि रख दी 15 अक्टूबर 1582। इतिहास के 10 दिन गायब ही कर दिए। इन 10 दिनों का इतिहास यदि देखोगे ना यूरोप में तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जूलियन कैलेंडर से जो ग्रेगरी कैलेंडर में हुआ तो इतिहास के 10 दिन गायब कर दिए। कहां से कहां तक? 5 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक है ही नहीं, इतिहास ही नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि कैलेंडर चेंज हो गया। कितनी तगड़ी बात हो रही है कि कैलेंडर लागू हुआ, इतिहास के 10 दिन गायब हो गए। अब आगे क्या समस्या आई कि जब
ये कैलेंडर तो लागू हो गया, लेकिन ये देखिए कि जब दुनिया बट गई थी तो एक कैलेंडर भी लागू नहीं हो पाया। अच्छा, आप जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो धर्म सुधार आंदोलन के विषय में आपने पढ़ा होगा। धर्म सुधार आंदोलन क्या था? रोमन कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन चला था वही धर्म सुधार आंदोलन था, मार्टिन लूथर के नेतृत्व में। यूरोप के कुछ देशों ने प्रोटेस्टेंट धर्म का समर्थन किया। किन किन ने? जर्मनी ने, इंग्लैंड ने और नीदरलैंड ने, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, नीदरलैंड ने। ये किसको मानते थे? प्रोटेस्टेंट को, धर्म को। दोनों ही ईसाई धर्म हैं। क्या रोमन कैथोलिक चर्च पुराना धर्म है, प्रोटेस्टेंट नया धर्म है। लेकिन चूंकि जो पोप ग्रेगरी अष्टम जो था वो रोमन कैथोलिक चर्च का मुखिया था, पोप था, इन राष्ट्रों ने कहा कि हम तो नहीं मानते, और इसके साथ रूस भी था। रूस भी था। वो कहते हम तो इस कैलेंडर को नहीं मानते, हम तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से ही चलेंगे भैया, हम तो 10 दिन पीछे से ही दुनिया से, लेकिन हम तो जूलियन कैलेंडर, हम तुम्हारी चाल है ये, तुम कुछ शैतानी करना चाहते हो हमारे साथ। लेकिन जिन देशों ने अपना लिया वो थे फ्रांस 1582 में। क्यों? इटली और पुर्तगाल और स्पेन। इनके ने क्यों अपना लिया? क्योंकि ये रोमन कैथोलिक चर्च को मानते थे। ठीक वही बात हो गई कि एक ही धर्म के दो बाबा हैं, एक बाबा का 10 लोग समर्थन करते हैं, दूसरे का 10 समर्थन करते हैं। जो एक बाबा ने बात की वो 10 जो उसका समर्थन करते हैं वो तो मान ली, लेकिन दूसरे वालों ने मना कर दिया, भाई हम तो नहीं मानते तेरी बात। इन लोगों ने तो 1582 में ही इस ग्रेगोरी कैलेंडर, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट था, इसको अपना लिया, मगर ये देशों ने नहीं अपनाया। बहुत बाद में जाके इंग्लैंड में 1752 में ग्रीगोरी कैलेंडर को अपनाया गया जूलियन कैलेंडर के स्थान पर, और तब तक 11 दिन का फासला आ चुका था वास्तविक दिनों में। और जैसे ही इंग्लैंड में अपनाया गया ग्रीगोरी कैलेंडर, ये भारत में भी अपना दिया गया, क्योंकि उस वक्त भारत में ब्रिटिश शासन अपनी रफ्तार पकड़ने लगा था। उसके 5 साल बाद ही प्लासी के युद्ध में उसने अपनी पकड़ बना ली, और उन्होंने एक विक्रम संवत के स्थान पर किसका यूज करना शुरू कर दिया? ईसवी सन का। और जो भारतीय पंचांग थे उनको परे हटा दिया और अपना ये जूलियन कैलेंडर के स्थान पर ग्रेगरी कैलेंडर यूज करना आरंभ कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हुई। जब भी आप आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ोगे आपको हमेशा चीज कंफ्यूज करेंगी, लेकिन आज वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और वो है रशिया की क्रांति का। आप जब भी इतिहास की पुस्तक पढ़ोगे, रशियन क्रांति जो हुई थी, कब हुई थी? 1917। शाबाश। इसकी हमेशा आपको 2 महीने मिलेंगे। एक मिलेगा फरवरी मार्च की क्रांति का वर्ष, दूसरा मिलेगा अक्टूबर और नवंबर क्रांति 1917। ये वो क्रांति थी जिसने जारशाही को समाप्त किया, और ये अक्टूबर क्रांति वो थी जिसने लेनिन की सत्ता को स्थापित कर दिया। आप बता सकते हैं ये इतिहास की पुस्तकों में ये नाम क्यों मिलते हैं? किसी ने आपको बताया हो कि क्यों है ये 2 नाम? ये 2 नाम इसलिए हैं कि रूस जो था, जिसको आज रशिया भी कहा जाता है, ये यूरोप का हर तरह से पिछड़ा हुआ देश था। ये प्रौद्योगिकी में पिछड़ा हुआ था, कृषि में पिछड़ा हुआ था। यूरोप के सारे देशों में औद्योगिकरण हो गया। इवन दो जर्मनी और इटली जो बिल्कुल विभाजित थे वो भी एकजुट हो गए, वहां भी औद्योगिकरण हो गया बिस्मार्क के नेतृत्व में। लेकिन ये रूस पिछड़ा रहा, और पिछड़ा इतना रहा कि ये जूलियन कैलेंडर को भी 20वीं शताब्दी में ढोता रहा, जिसको 400 साल पहले यूरोप में तिलांजलि दे दी, 300 साल पहले। वो कह रहे नहीं हम तो जूलियन कैलेंडर ही इस्तेमाल करेंगे। जूलियन कैलेंडर का प्रयोग करने का मतलब ये रहा कि वो केवल विकास के दौर में नहीं पिछड़ा, इतिहास की समय में भी पिछड़ गया।
13 दिन का फर्क आ गया 1917 में आके। जो फर्क 10 दिन का था 1582 में, किसने गलती करी थी? जूलियस सीजर ने। थोड़ा सा भूल गया वो, कर तो लिया, नेक पॉइंट का अंतर रह गया साल में 11 महीने। 20वीं शताब्दी में अंतर आकर क्या हो गया? 13 दिन का। 13 दिन की वजह से क्रांतियों के दो नाम हो गए, फरवरी मार्च और अक्टूबर नवंबर। जो ये क्रांति हुई थी रशिया के हिसाब से, ये हुई थी फरवरी में, मेरे हिसाब से शायद 23 फरवरी, 13 फेब, कन्फर्म शायद, कन्फर्म ही, हाँ 13 फेब। और दुनिया की दिन उस दिन क्या तारीख थी? 8 मार्च की। देखो, दो तारीख चल रही है इतिहास में। रशिया के हिस्ट्री में तो वो दिन था 23 फरवरी का, क्योंकि वो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से उसका इतिहास चल रहा था, और पूरी दुनिया में 8 मार्च था। अच्छा, 8 मार्च की जो तिथि है, जो फरवरी क्रांति की है, आपको कुछ याद दिलाती है क्या? ये आपसे कुछ महत्व जुड़ी हुई है क्या? 8 मार्च की क्रांति नहीं जुड़ी हुई। विश्व महिला दिवस नहीं मनाया जाता 8 मार्च को? मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता? क्यों मनाया जाता है विश्व महिला दिवस? इसी की याद में मनाया जाता है, 8 मार्च की याद में। क्या हुआ था 8 मार्च को? इसका एक शहर था पेट्रोग्राद, उसमें महिलाएं निकली थी जुलूस लेके कि हमको रोटी दो, हमको रोटी दो। रोटी क्यों नहीं मिल रही थी? कि जार प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को भेजे जा रहा था, और जितना भी खाद्य संसाधन था रशिया का, वो युद्ध मोर्चे पे जा रहा था, जनता भूखी मर रही थी। तो महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया पहली बार, और मार्च निकाला, और इसी 8 मार्च के आधार पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है, इसी घटना। अब देखो, दो तिथियां हो गई, 23 फरवरी और 8 मार्च। फिर क्या हुआ? अक्टूबर क्रांति हुई। अक्टूबर क्रांति किसकी थी? लेनिन की, जिसने इस पूंजीपति सरकार को हटा दिया और अपनी सत्ता काबिज कर ली। यहां पर भी दो तिथियां आ गई। लेकिन जैसे ही लेनिन गद्दी पर बैठा, उसने बोला कि यार ये तो मामला गड़बड़ चल रहा है, हम जूलियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं, हम 13 दिन पीछे चल रहे हैं दुनिया से, अब इसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो उसने क्या कहा? उसने एक आदेश निकाला जनवरी में, और कहा कि अब हम भी किसको अपनाएंगे? ग्रेगरी कैलेंडर को। अब एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। उसने कहा कि अब रशिया के इतिहास में जैसे ही ग्रिगोरी कैलेंडर लागू होगा, सीधा 31 जनवरी के स्थान पर क्या आ गई? 14 फरवरी 1918। जैसे ही क्या लागू हुआ? ग्रिगोरी कैलेंडर। रशिया के इतिहास से ये 13 दिन उड़ा दिए गए। रशिया की हिस्ट्री पढ़ोगे आधुनिक, तो उसमें 31 जनवरी के बाद सीधा आपको क्या मिलेगा? 14 फरवरी 1918। क्यों? क्योंकि कन्वर्ट कर दिया किसको? जूलियन कैलेंडर को ग्रेगरी कैलेंडर से। इतिहास, रशिया की हिस्ट्री में ये 13 दिन आपको नजर ही नहीं आएंगे, है ही नहीं, गायब हो गए इतिहास में से। देखो, गलती कौन कर रहा है? जूलियस सीजर। और कहां फर्क आ रहा है? यहां पर आ रहा है। ये अंतिम देश था जो जूलियन कैलेंडर को अपनाता, इसलिए हमें रशिया की क्रांति के दो दो नाम मिलते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन आ गया था, अभी जस्ट आया है। देखो कितना खतरनाक आरपीएससी कितना सोच के क्वेश्चन बनाती है। 4 सोवियत क्रांति के विषय में उन्होंने वक्तव्य दिए। उनमें से एक वक्तव्य ये था कि रशिया में पुराने कैलेंडर के हिसाब से फरवरी 1918 में क्रांति हुई थी। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर आए। उसने क्या कहा था? पुराने कैलेंडर के हिसाब से। पुराना कैलेंडर कौन? जूलियन कैलेंडर। अगर नए कैलेंडर की बात करता तो क्या होता? फरवरी के बाद मार्च आता। पुराना कैलेंडर कौन सा? जूलियन कैलेंडर। नया कैलेंडर कौन सा था? ग्रेगरी कैलेंडर। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलत कराए, क्योंकि ये कभी उन्होंने ना तो समझा, ना उनकी समझ में बैठी। इसलिए इतिहास को बेसिक में एक बार अगर आप मजबूत हो जाते हैं, फिर आपको कभी समस्या नहीं आएगी, है ना? तो ये चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम समझने का कभी प्रयास ही नहीं करते। क्योंकि अगर हम ये समझेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इतिहास में दो दो तिथियां आ रही हैं रशियन क्रांति की? क्योंकि जूलियन कैलेंडर
और ग्रीगोरी कैलेंडर में 13 दिन का फर्क आ गया था, इसलिए महीने ही चेंज हो गए बाहर विश्व इतिहास और रशियन हिस्ट्री में। ये तो एक चीज हो गई। अब आपको ये भी पता चलेगा कि 8 मार्च को क्यों विश्व महिला दिवस मनाया जाता है ना। अब दो छोटी छोटी सी और संकल्पनाएं, उनको और देख लेते हैं हम। क्या संकल्पनाएं हैं वो, जो आज बहुत यूज हो रही हैं। आज की यदि आप इतिहास की पुस्तकें देखेंगे तो आपको दो नई चीज नजर आएंगी। क्या, वो देखते हैं। एक तो है BCE और एक है CE। इसको कहते हैं पूर्व सामान्य युग हिंदी में, और इसको कहते हैं सामान्य युग। इंग्लिश तो आप जान ही गए, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। देखिए कोई अंतर नहीं है। जो BC था पहले का, बिफोर क्राइस्ट, क्या था, बिफोर क्राइस्ट, उसको बदल दिया BCE में। और जो AD था, एनो डोमिनो, उसको कन्वर्ट कर दिया CE कॉमन एरा में। जैसे उपिंदर सिंह की बुक पढ़ोगे तो हर जगह आपको सामान्य, पूर्व सामान्य युग और सामान्य युग नजर आएगा। वहां पर आपको ईसा पूर्व या ईसवी नजर नहीं आएगा। जब शुरुआत में मैं पढ़ता तो थोड़ा मुझे भी अजीब लगा, क्योंकि हम बचपन से ईसवी सन पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी की बुकों में ईसवी लिखा रहता है। लेकिन अब जो नई बुकें आ रही हैं, इवन दो NCERT की जो बुकें आई हैं, वहां पर भी यही शब्दावली यूज हो रही है, पूर्व सामान्य युग और सामान्य युग। कोई अंतर नहीं है काल की गणना में। अगर हम ये बात करें कि 78 ईस्वी, जिसको हम AD बोलेंगे, कनिष्क का राज सिंहासन हुआ, इसी को AD को कन्वर्ट कर दिया है अब 78 सामान्य युग। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको शॉर्ट में लिख देंगे CE कॉमन एरा। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है RPSC आगे इस तरह से दे दे। अगर दे दिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी समझने में, क्यों आपका दिमाग घुमाना पड़ेगा। तो आप जब भी आप पढ़ो तो हमेशा दोनों चीज याद में रखो। हालांकि हमारा सारा नोट्स कैसे मिलेगा आपको, AD और BC में, क्योंकि अभी भी हिस्ट्री की 99% बुकें BC और AD पे ही चल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आने लग गया है, और जो नई बुकें आ रही हैं वो ऐसे आ रही हैं CE और BCE के आधार पर। तो आप कंफ्यूज मत कर जाना। जब भी अगर क्वेश्चन ऐसे मिल जाए 78 CE, तो कंफ्यूज मत कर जाना, यार ये तो पढ़ा ही नहीं, 78 CE का क्या मतलब है। आप सीधा CE को AD मान लेना, अर्थात 78 ईस्वी की बात कर रहा है ये। CE और कुछ नहीं है, क्या है, AD, या हिंदी में कहें तो ईस्वी। लेकिन बात यह आती है कि भाई ऐसा परेशानी उत्पन्न करने की क्या जरूरत हो गई थी इतिहासकारों को या स्कॉलर्स को, कि वो BCE और CE को ले आए AD और BC के स्थान पर, जब ये चले आ रहे थे हमारे दिमाग में बचपन से बैठे क्यों हटाए। तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी इसमें, क्यों, वो समझ लेते हैं। देखिए जब भी हम हिस्टोग्राफी का पेपर पढ़ाएंगे तो उसमें एक बात आती है कि इतिहास जो है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के साथ साथ उसमें एक अंदर छिपी हुई बात होती है कि वो हिस्ट्री धर्मनिरपेक्ष भी होनी चाहिए, अर्थात इतिहास पे धर्म का चश्मा ना चढ़ा हो, इतिहास को इतिहासकार धर्म के दृष्टि से ना देखे। लेकिन ये जो इतिहास को मापने की ही संकल्पना है, ये धर्म आधारित संकल्पना है। पता चल गया क्यों है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, AD का मतलब क्या है, हमारे प्रभु के जन्म के वर्ष में। कौन सा प्रभु, भगवान कृष्ण,
भगवान शिव जी ना, कौन प्रभु? ईसा मसीह। तो ये जो घट कालक्रम को जांचने आंकने का तरीका है ये ईसाई धर्म का है, लेकिन दुनिया में केवल ईसाई धर्म तो है ही नहीं, हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है। तो उनके लिए ये परेशानी का सबब है कि यार हमसे बार बार क्यों लिखाते हो 78 ईस्वी, 78 ईसा पूर्व, हम ईसा मसीह से क्यों काल को गणना करें? क्या कोई ऐसा माध्यम नहीं निकल सकता क्या कि हम इसको धर्मनिरपेक्ष बना दें? इसी कालक्रम तो यही रहे क्योंकि ये सबके दिमाग में बैठ गया, लेकिन शब्दावली हटा दें। तो 1980 के दशक के बाद से धीरे धीरे जो बड़े हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस शब्दावली को चेंज करना शुरू कर दिया, और एडी जिसका मतलब हमारे प्रभु के वर्ष में, उसको सामान्य युग कर दिया, अर्थात सीई कॉमन एरा। मतलब वही रहा, मतलब तो वही है फर्स्ट एडी, लेकिन उसको बदल दिया फर्स्ट सीई में कि अब चलो ठीक है भाई, हम धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखेंगे, इतिहास को लिखने में कोई ऐसा संवत यूज नहीं करेंगे जिसका संबंध किसी धर्म के साथ है या किसी ऐसे प्रभु के साथ है जिसको इस्लाम नहीं मानता या हिंदू नहीं मानते। तो इसलिए उसने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये समस्या सॉल्व हो गई, जो बहुत सारे इतिहासकारों की प्रॉब्लम थी इस ईसवी सन के साथ, कि भाई ये तो ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है, ये तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक है, तो हम तो इसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका माध्यम भी नहीं मिल रहा हमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, माध्यम ढूंढ दिया। आने वाले समय में आप देखिएगा, अभी तो नहीं, अब जो नई बुकें हिस्ट्री की आ रही हैं वो बीसीई और सीई के आधार पर ही आ रही हैं, और आने वाले 15-1 साल में ये सारी बुकें चेंज हो जाएंगी हमारी, और बुकें कैसी रहेंगी? बीसीई और सीई में। तो ये जो एडी और बीसी है ये एक तरह से शब्दावली हट जाएगी, मतलब अभी भी काल की गणना तो वही रहेगी, लेकिन ये हट जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि परीक्षा में 78 सीई आ जाए, 326 बीसीई लिखा जाए तो घबरा मत जाना। 326 बीसीई का मतलब है 326 ईसा पूर्व। अपने दिमाग में ये चीज रखना कि परीक्षा में कहीं गड़बड़ा जाए मामला, तो पहले से ही ये चीजें अपने दिमाग में रहनी चाहिए। एक और शब्दावली है इसी के साथ, क्या शब्दावली है? बिफोर प्रेजेंट, जिसका प्रयोग स्पेशली पुरातत्व के संदर्भ में काफी सारा ज्यादा होने लग गया है। ये क्या है? बीपी। बीपी को क्या कहते हैं? बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट, ये क्या चीज है? देखिए, जब उत्खनन शुरू हुए, आर्कियोलॉजी में बड़ी बड़ी खोज शुरू हुई, तो एक दो प्रॉब्लम आने लगी। पहला तो क्या आप ये कहो कि 1 लाख बीसी, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 1 लाख साल पहले, बड़ा अजीब लगता है कि ईसा मसीह के जन्म से आप 1 लाख पीछे साल की घटना का वर्णन कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई कोई ऐसी आप एक और माध्यम निकालो पुरातत्व के अंदर जिसमें ये चीज हट जाए ईसा पूर्व की, और नए सिरे से काल की गणना आरंभ हो जाए। तो बहुत सारे पुरातत्व बैठे, उन्होंने कहा कि एक नई तिथि हम डिसाइड करते हैं बीपी की, बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट का हिंदी मतलब क्या होगा? आज से पहले। लेकिन आज से पहले कब? 2026 से आज से पहले नहीं। आज से पहले का मतलब जो इसकी आधार बेस रखा गया, एक तरह से आप कह सकते हैं नया संवत है बिफोर प्रेजेंट। ये संवत ही है एक तरह से। ये क्या? एक नया संवत है बिफोर प्रेजेंट। किसके लिए? आर्कियोलॉजी के लिए, क्योंकि कुछ बुकें अब बीपी में भी पुरातत्व का उल्लेख करने लग गई है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिफोर प्रेजेंट का आधार वर्ष क्या माना जाता है? तो बिफोर प्रेजेंट का आधार वर्ष 1 जनवरी 1950 माना गया। अर्थात ये जो नया एक संवत आ गया काल की गणना के लिए, ये क्या था? 1 जनवरी 1950। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि 1 जनवरी 1950 को ही क्यों माना गया इसको?
तो उसके पीछे दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। एक तो था जिसने हमेशा के लिए पुरातत्व के इतिहास को बदल दिया, और वो क्या घटना थी? कार्बन C14 कार्बन डेटिंग की खोज, जिसको किसके द्वारा की गई थी? एक अमेरिकी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, विलार्ड लिबी, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और इतिहास में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल यदि किसी एक विधा का होता है समय निर्धारित करने के लिए, जिसको इतिहास में जिसका कालक्रम निर्धारित नहीं है, तो वो कार्बन C14 के माध्यम से उसका समय निर्धारित करते हैं। क्योंकि ये खोज 1940 के दशक में हुई थी, इसलिए माना गया कि यार ये एक बहुत बड़ी खोज है और जिसका संबंध पुरातत्व से है, और हम पुरातत्व के लिए ही एक नए संवत को, बिफोर प्रेजेंट को यूज कर रहे हैं। तो ये जो घटना है या ये जो नया संवत है, ये विलार्ड लिबी और जो कार्बन C14 है उसके, जिसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक तरह से हमारी क्या हो जाएगी? भेंट हो जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी। ये दूसरा क्या हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट कर दिया, और उसके पश्चात दूसरे देश भी परमाणु बम का विस्फोट करने लग गए। और 1950 के दशक में सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और इवन दो हमारा जो शत्रु देश है चाइना, उसने भी परमाणु बम का विस्फोट कर दिया। परमाणु बम का विस्फोट होने से जो कार्बन की जो डेंटिंग होती है उसमें असर आने लग गया, क्योंकि उसने रेडियो एक्टिव जो वातावरण में फैला, उसने कार्बन की जो पद्धति थी उसको नुकसान पहुंचाया 1950 के पश्चात। इसलिए उन्होंने कहा कि यार 1950 के बाद यदि हम गणना करना शुरू करेंगे तो हमारी तिथियां गड़बड़ा जाएंगी। आप आधार वर्ष जनवरी 1950 रख लो, और इसके आधार पर अब सारी पुरानी प्राचीन गणना हम करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या आ गया? ये एक नया संवत आ गया। ठीक है, तो आज हमने मूल रूप से इन सारी चीजों को समझ लिया। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो हमसे छूट गई हो। कल जो हमारी इतिहास का संकल्पना होगी, जो बचे हुए पार्ट्स हैं हम उनको करेंगे, और फिर एक नया अध्याय हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।